दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस नए एसक्यूएल सीरीज में। और अपेरेंटली ये हमारा पहला और एकमात्र थ्योरी वीडियो होने वाला है। अगर आप मुझे नहीं जानते तो मेरा नाम हर्ष है और मैंने ऑलरेडी सीटी और पाइथन के लेक्चर्स इस चैनल पे पढ़ाए हुए हैं। तो आज हम लोग देख लेते हैं कि क्या हमारा एजेंडा होगा इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए। तो सबसे पहली चीज जो हम लोग जानेंगे वो ये कि एसक्यूएल क्या है, फिर एसक्यूएल और दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या अंतर होता है। उसके बाद डीएमएस या एसक्यूएल के टर्मिनोलॉजीज को थोड़ा सा देखेंगे क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट होगा बिफोर राइटिंग एसक्यूएल क्वेरीज। फिर एसक्यूएल के अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस जो कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं उन पे चर्चा कर लेंगे। फिर हम लोग कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे और क्यों ये देखेंगे। और फाइनली नेक्स्ट क्या आने वाला है उस पर हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो व्हाट इज एसक्यूएल? SQL stands for Structured Query Language and is a computer language that we use to interact with relational database. अब देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बोला गया है और वो है कि ये कंप्यूटर लैंग्वेज है, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर आप लिखते हैं एसक्यूएल को तो आप एक्चुअली एक क्वेरी लिख रहे होते हैं। और क्वेरी क्या होता है, बहुत नॉर्मल टर्म में बोले तो हम लोगों को कुछ पूछना होता है, तो उसके लिए ये काफी काम आता है। और दूसरी चीज कि ये इंटरेक्ट किससे करता है, रिलेशनल डेटाबेसेस से। तो ये स्पेसिफिक रिलेशनल डेटाबेस के लिए ही काम करता है और रिलेशनल डेटाबेस का मतलब होता है रिलेशंस। इसके ऊपर आगे चर्चा करते हैं बट अभी के लिए बस अब इतना सा ही जान लें। अब देखिए एसक्यूएल को एक्चुअली एज अ टूल समझा जाता है फॉर क्रिएटिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मैनेजिंग, रिट्राइविंग डेटाबेसेस। अब ये डेटाबेसेस जो होते हैं ये कंप्यूटर डेटाबेसेस होते हैं और आपका ये डेटाबेस आर्काइव्ड भी हो सकता है। तो ऑर्गेनाइजिंग मतलब कैसे स्ट्रक्चर करना है, फिर मैनेजिंग मतलब आपने एक बार स्ट्रक्चर कर लिया तो इसको बार बार देखना पड़ेगा टाइम दे करके, तो हम लोग मैनेज कैसे करेंगे वो भी हम लोग एसक्यूएल के थ्रू कर सकते हैं। और रिट्राइविंग तो हम लोग जब कुछ चीज क्वेरी लिखते हैं तो हम लोग एक्चुअली उसका यूज रिट्राइव करने के लिए भी करते हैं, तो वो रिट्राइविंग है। और ये आर्काइव बोलने का मतलब ये है कि हो सकता है कि वो पड़े पड़े रुका हुआ हो कहीं पे, तो अगर ऐसा कहीं है तो फिर वहां से हम लोगों को उसको वापस से लेना पड़ेगा स्टोरेज के तौर पे। बट यहाँ पे एक छोटा सा मैं चीज बताना चाहता हूँ कि इसको आप फाइल मैनेजर मत समझ लीजिएगा अपने कंप्यूटर का, क्योंकि वो अलग चीज है और डेटाबेस अलग चीज है। अब देखिए एसक्यूएल स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स how a collection of data should be organized or what data should be extracted और एडेड टू द डेटाबेस। तो अगर आप देखिएगा तो ऑर्गेनाइज वाला जो पार्ट है और जो डिस्क्राइब वाला पार्ट है ये दोनों हो जाता है क्रिएटिंग पार्ट में, और जो आपका एक्सट्रैक्टेड पार्ट है और एडेड पार्ट है ये बेसिकली मैनेजिंग पार्ट हो जाता है एसक्यूएल में। तो अब हम लोगों ने एसक्यूएल के थोड़े से चीजों को जान लिया, लेकिन अब ये जानते हैं कि हम लोगों को डिफरेंस क्या आती है एसक्यूएल में। चलिए देखते हैं How SQL differs from traditional programming languages। तो देखिए जो नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है वो होता है आपका प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें आप स्टेप्स डिफाइन करते हैं रिजल्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। तो सपोज अगर आपको एक मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो आप नॉर्मल सिटी का कॉन्सेप्ट लगा करके उसको कैसे निकालिएगा, वो हो गया स्टेप्स प्रोविजन। आपने देखा होगा सूडो कोड में भी हम लोग स्टेप्स लिखते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 अप टू स्टेप एन, राइट? वही चीज है। तो वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग इज अ प्रोसीजरल और इम्पेरेटिव स्पेसिफाइंग एक्सप्लिसिट स्टेप्स टू परफॉर्म। तो हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताना पड़ता है कि भैया ऐसे जाओ ऐसे जाओ ऐसे जाओ तब तुमको ये रिजल्ट मिलेगा यहाँ पे। ऑन द अदर हैंड अगर आप देखिएगा तो एसक्यूएल एक रिलेशनल लैंग्वेज है, यानी कि इसमें आपको रिलेशन पता होना चाहिए और इसमें आप डिक्लेयर कर रहे होते हैं एक्चुअली कोई चीज। मतलब यहाँ पे आपको एंड रिजल्ट ऑलरेडी पता होता है और मशीन का काम होता है कि फिगर आउट करें कि कैसे उस रिजल्ट तक पहुंचा जाए मोस्ट ऑप्टिमल वे में। ये देखिए एसक्यूएल इज अ डिक्लेरेटिव लैंग्वेज दैट focuses on describing the desired result, leaving the system to determine how to achieve it, जैसा मैंने अभी बोला।
तो अब हम लोग ये देखते हैं कि एसक्यूएल के कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज क्या क्या हैं जो आपको समझने चाहिए ताकि आप एसक्यूएल के क्वेरी को अच्छे तरीके से लिख सकें। तो यहाँ पे मेरे पास एक बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट है, मैं सिंप्लीफाई करके आपको समझाता हूँ। स्कीमा को आप एक तरीके से ब्लूप्रिंट समझते हैं, जैसे किसी भी काम का ब्लूप्रिंट होता है वैसा ही। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ भी है, लॉजिकल कंटेनर दैट होल्ड्स डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स सच एज, क्या क्या स्टोर करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरी टर्म में। टेबल, views, indices, and it also provides ways to organize या manage database objects। तो database objects ये सारे के सारे। फिर रिलेशन मतलब नॉर्मल एक्सेल टेबल है यहाँ पे। देखिए क्या होता है, टेबल इज अ रिलेशनल डेटाबेस। इट कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स वेयर ईच रो रिप्रेजेंट्स अ रिकॉर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिकॉर्ड क्या रिप्रेजेंट करता है, रो के द्वारा रिप्रेजेंटेड होता है। एंड ईच कॉलम रिप्रेजेंट्स एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर आता है डोमेन आप एक तरीके से डेटा टाइप समझ, या सेट ऑफ पॉसिबल values for a column in relation. It specifies the data type, constraint and default values for the column. तो ये तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज ये अगेन देख लीजिए, ये थ्योरी पर्पस एंड इंटरव्यू पर्पस के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। फिर एट्रीब्यूट आपने ऑलरेडी देख लिया, कॉलम्स को हम लोग बोलते हैं। फिर आता है इंटीग्रिटी कांस्टेंट। अब ये इंटीग्रिटी कांस्टेंट कुछ नहीं होते, कुछ रूल्स होते हैं जो आप इन्फोर्स करते हैं। तो ये चीजें हम लोग देखेंगे जब हम लोग थोड़ा एडवांस एसक्यूएल में जाएंगे, बट अभी के लिए आप ये जान लीजिए इसमें बेसिकली आप कंडीशंस को डिफाइन कर रहे होते हैं जिससे डेटा वैलिड या एक्यूरेट हो। लाइक अगर मैं सिंपल एग्जांपल दूं तो कि नल वैल्यूज नहीं होने चाहिए या फिर यूनिक वैल्यूज ही होने चाहिए। तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे अभी थोड़ा टाइम, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आता है इंडेक्सेस। अब ये जो इंडेक्सेस है ये एक सेपरेट तौर पे स्टोर्ड होता है, और अगर आपने एक्सेल को यूज किया है तो आपको पता होगा कि इंडेक्स क्या होता है। यूनिक तरीके से हम लोग एक्सेस कर रहे होते हैं कोई पर्टिकुलर रो को, तो वही चीज है डेटा स्ट्रक्चर्स दैट इन्फॉर्म्स द परफॉर्मेंस ऑफ डेटाबेस क्वेरीज बाय अलाउइंग फॉर फास्टर रिट्रीवल। तो रिट्रीवल फास्टर इसलिए होता है क्योंकि हम लोग सिंगल वैल्यू पे सर्च कर रहे होते हैं या फिर 2 या 3 मल्टीपल वैल्यूज, दे आर क्रिएटेड ऑन वन और मोर कॉलम्स ऑफ रिलेशन। फिर आता है सिक्योरिटी एंड ऑथराइजेशन। तो इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बस आप कुछ एक्सेस कंट्रोल्स अलाउड करते हैं डेटाबेस का ताकि डेटा का सिक्योर रहे, और ये मेनली ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। लाइक यूजर ऑथेंटिकेशन हो गया, या फिर रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, या IAM कंट्रोल्स जो होते हैं वो होते हैं। फिर इंक्रिप्शन होता है, डेटा इंक्रिप्शन बेसिकली, वो सारी चीजें, तो उसको भी आपको उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। फिर आता है इंस्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि इंस्टेंस क्या होता है, ये आपका एक तरीके का स्नैपशॉट होता है डेटा का एक स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम में। तो क्या होता है, कई बार आप क्वेरी लिखते हैं लेकिन वो क्वेरी जो हम लोग को एक्चुअल रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिलता, तो हम लोग इंक्रीमेंटल तरीके से लिखते हैं। मतलब पहले क्वेरी लिखे, उसका कोई रिजल्ट आया, फिर कोई रिजल्ट आया, तो ये जो बीच का पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंस। मैं इसको करके आपको जब बताऊंगा तब आप समझेंगे कि इंस्टेंस क्या होता है, ठीक है। फाइनली हम लोग देखेंगे एक और टर्म जिसको कहते हैं कीज। और कीज जो है वो रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने में हेल्प करता है और वो डेटा इंटीग्रिटी को भी इंश्योर करता है। तो अगर आप एक तरीके से देखिएगा तो इंटीग्रिटी कांस्टेंट का एक छोटा सा पार्ट कीज भी प्ले करता है, और ये इफिशिएंट क्वेरी और डेटा रिट्राइवल पे भी फोकस करता है। तो ये सारी तो थ्योरी पार्ट है, इसमें क्या इतना इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको दिखाता हूं कि अगर आप एक नॉर्मल स्कीमा लो तो आप कितनी सारी चीजों को अब आप समझ चुके हो अगर आप इसको देखें। तो अब अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे ये जो पूरा है, ये पूरा जितना भी दिया हुआ है ये होता है आपका स्कीमा। अब इसके अंदर जो ये अलग अलग आपको टेबल्स मिल रहे हैं ना, इसमें ये जो पर्टिकुलर एक वैल्यू दे रहा है ये होता है आपका एट्रीब्यूट या कॉलम, और इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज होंगे तो वो जो होंगे वो होते हैं आपका रोज। मैं रोज लिख रहा हूं, आप उसको दूसरे नाम से भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे आपने एक छोटा सा की को देखा ना, ये होता है आपका की। मल्टीपल टाइप के कीज होते हैं बट अभी के लिए बस इतना जानिए कि ये कीज हुए, ठीक है। फिर ये जो आपका है यहाँ पे डेटा, ये होता है आपका डोमेन, कि आप क्या वैल्यूज ले सकते हो। तो अगर आप यहाँ देखिएगा तो आप कैरेक्टर वैल्यूज ले सकते हैं अप टू 80 कैरेक्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ से एक दूसरे से कनेक्शन, इसको बोलते हैं रिलेशन। और अगर आप इंटीग्रिटी कांस्टेंट का देखिएगा तो इस की के ऊपर एक इंटीग्रिटी कांस्टेंट लगता है जो कि होता है नॉट नल एंड यूनिक। तो ये सारे रूल्स इनबिल्ट है, इसके लिए आपको ध्यान देना। एक और बात, ये जो इमेज है ये मैं IITM के कोर्स में से ही लिया हूं, तो
और ये एक तरीके का डेटाबेस है जो हम लोग आगे चल करके देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं एसक्यूएल के अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस को। सबसे पहले आता है ओरेकल का अपना डेटाबेस। अगेन ये जो डेटाबेस है इसमें आप एक अकाउंट बनाएंगे और उस अकाउंट से फिर आप यूज कर सकते हैं डेटाबेस को। ये एक तरीके का फ्री होस्टिंग भी प्रोवाइड करता है फॉर मोस्ट ऑफ द कॉजेस। फिर नेक्स्ट आता है माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। ये माइक्रोसॉफ्ट का अपना है, तो ये आप रन कर सकते हैं। बेसिकली जब आप सीबीएसई में पढ़ने जाते हैं तो आपको इसी पर पढ़ाया जाता है। फिर माई एसक्यूएल, ये गो टू स्टैंडर्ड होता है अगर आपको नॉर्मल डेवलपमेंट में करना है। इसका एक वेरिएशन होता है पोस्टग्रेस एसक्यूएल। ये काफी हद तक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है और ये ओपन सोर्स, यानी कि इसको यूज करने के लिए आपको नो फीस। नेक्स्ट आता है मारिया डीबी। ये भी एक तरीके का डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, बट इसको ज्यादा लोगों को मैं यूज करते नहीं देखा हूं। और फिर आता है मोंगोडीबी। तो ये एक अलग टाइप का डेटाबेस है, बट ये एक्ट करता है एज अ रिलेशनल एंड नॉन रिलेशनल। अगेन इसमें भी एक स्टूडेंट प्लान होता है जो आप फ्री में यूज कर सकते हो अपने डेटाबेस को होस्ट में। तो इतने सारे ऑप्शंस में से हम लोग क्या चूज करने वाले हैं और क्यों चूज करने वाले हैं, अब वो देखते हैं। तो हम लोग चूज करेंगे पोस्टग्रेस एसक्यूएल को, जो कि अपेरेंटली आपके कोर्स में भी पढ़ाया जाएगा। उसके बहुत सारे रीजंस हैं। पहला रीजन है कि वो फ्री और ओपन सोर्स है, तो आपको कोई पैसा पे नहीं करना है इसको यूज करने के लिए, और अगर आपको टेस्ट करना है तो इट इज अ वेरी गुड ऑप्शन। दूसरा, ये बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता है, लाइक विंडोज, उसके बाद लिनक्स, इवन दो मैक पे भी चलता है। ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है इसका मतलब। उसके बाद इसका जेसन सपोर्ट बहुत कमाल का है। जेसन सपोर्ट कमाल का है इन द सेंस कि अगर आप जो भी डेटा यूज करते हैं वो जेसन के तौर पे भी रिटर्न करवा सकते हैं, और फिर फर्दर आप किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से उसको पार्स करवा पाइएगा। आखिर इसकी क्या इतना इंपॉर्टेंस है? इसकी वजह से ये इंपॉर्टेंस है कि मोस्ट ऑफ द इंटरनेट डेटा आर इन फॉर्मेट ऑफ जेसन, XML। तो ये दोनों अगर सपोर्ट कर रहा है तो वेरी वेल एंड गुड ना। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्टैंडर्ड एसक्यूएल्स के एकदम करीब है। तो अगर मान लीजिए आपने पोस्टग्रेस में कोई कोड लिखा तो आपको बहुत मिनिमल चेंजेस करना होगा जब आप नॉर्मल उस कोड को यूज करेंगे अपने एसक्यूएल डेटा के साथ। आपने पोस्टग्रेस में बनाया और उसको आप फिर एसक्यूएल में शिफ्ट कर रहे हो, तो उसके लिए बहुत इजी माइग्रेशन आपको मिल जाए। फिर इसके रेगुलर रिलीजेस होते रहते हैं, मतलब इसकी कम्युनिटी काफी एक्टिव है, तो आपको अच्छे सपोर्ट मिल जाएंगे, वो भी आपको काफी हेल्पफुल रहेंगे। और फाइनली जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि बहुत सारे क्लाउड होस्टेड प्रोवाइडर है पोस्टग्रेस एसक्यूएल के, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। इवन दो अगर आप देखिएगा तो AWS भी आपको ये चीज करने का ऑप्शन देता है। तो ये सारे कुछ बेनिफिट हैं जिसकी वजह से हम लोग पोस्टग्रेस एसक्यूएल देखेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो कंप्लीट होता है, और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो से प्रैक्टिकल शुरू करने वाले हैं। और सबसे पहले हम लोग सेटअप करेंगे पोस्टग्रेस को। मैं आपको दो तरीके दिखाऊंगा। पहला तो नॉर्मल पीजी एडमिन का है, तो वो वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं, मैं लिंक टॉप पे दे दे रहा हूं। और दूसरा VS कोड में इसको कैसे सेटअप करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय, सी या, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग।